नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। और देश देशांतर में आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के एक अहम हिस्से में। इलाका है ग्वालियर चंबल संभाग, जो कि न सिर्फ राजनीतिक ताकत के तौर पर प्रमुख रहा है अगर राज्य की सत्ता की बात करें, और उसके अलावा यहाँ पर क्या अहम राजनीति होती रही है उसको समझेंगे। समय के साथ ये कैसे बदली है, और आज के दौर में जब एक बार फिर से मतदाता के सामने राजनीतिक दल खड़े हुए हैं और वादे कर रहे हैं, तो जनता के सामने बड़े मुद्दे क्या हैं, वो कैसे देखती है इन दलों को, इनके वादों को, और पिछले 5 साल में क्या कुछ बदला है इस इलाके में, और राज्य की सत्ता में इस इलाके की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। और हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं अखिलेंद्र अर्जरिया जी, हैं रिटायर्ड IAS हैं, पूर्व कमिश्नर चंबल डिवीज़न में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। वीरेंद्र तिवारी हैं, संपादकीय प्रभारी हैं नई दुनिया ग्वालियर से, आपका स्वागत है। डॉक्टर कुसुम भदौरिया हमारे साथ हैं, आप प्रोफेसर हैं चोरी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ग्वालियर में, आपका स्वागत है मैम। और भुवनेश तोमर जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में, आपका स्वागत है। शुरुआत में अखिलेंद्र जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आपने इस पूरे इलाके को देखा, और जो कि चंबल डिवीज़न है, यहाँ पर लंबे समय तक आपने प्रशासनिक तौर पर काम किया है। ग्वालियर कितना अहम है राज्य की राजनीति या सियासत में, और किस तरीके से ये कमज़ोर या मजबूत हुआ है पहले से? ग्वालियर क्षेत्र जो है वर्षों से राजनीति में अग्रणी रहा है। आपको याद होगा राजमाता विजया सिंधिया के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा दल बदल हुआ था, और देश में पहली बार संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी, उसमें मध्य प्रदेश था। इसके बाद भी राजमाता जी का यहाँ बहुत प्रभाव रहा पूरे संभाग में, दोनों संभागों में, ग्वालियर चंबल में। उसके बाद उनके पुत्र माधवराव सिंधिया जी वो राजनीति में आए। इसी ग्वालियर से, ग्वालियर में जो पैदा हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनसे उनका चुनाव हुआ था 1984 में, और अटल जी को यहाँ से हारना पड़ा, चले गए। तो इस क्षेत्र बड़ा ही प्रभावशाली नेता यहाँ हुए हैं, और बराबर इनका योगदान रहा है। आज भी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, और यहाँ के राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर वो ध्यान देती है। और जिस तरीके से कुसुम जी ये राजनीतिक तौर पर हमेशा एक बड़ी ताकत के तौर पर दिखता रहा है ग्वालियर, लेकिन आज के दौर में, आज जब चुनाव एक बार फिर हैं, किस तरीके से दिखता है, और यहाँ का जो मतदाता है वो किस तरीके से दलों के साथ या फिर अपनी उस ताकत को, सियासी ताकत को मैं कहूँ, आगे बढ़ाने की तरफ नजर आता है? देखिए, यहाँ का जो मतदाता है वो जागरूक मतदाता है, क्योंकि ये क्षेत्र हमेशा ही राजनीति के लिए और मतदाताओं के लिए एक सक्रिय क्षेत्र रहा है। यहाँ कभी भी निष्क्रियता नहीं रही, चाहे किसी भी दल का सरकार रही हो, किसी भी दल की देश में नेतृत्व रहा हो, केंद्रीय नेतृत्व रहा हो, तो हमेशा से ही इस क्षेत्र का प्रभाव रहा है। आज हर लोकतंत्र की एक खास बात यह है कि हर चुनाव के बाद लोकतंत्र सबल लोकतंत्र के रूप में उभरता है, और जो मतदाता है वो जागरूक और हर चुनाव में जागरूक होता है, क्योंकि ये एक दिन का आकलन नहीं है, वो पूरे वर्ष भर या पूरी सरकार का एक आकलन करता है कि इस सरकार ने हमारे लिए क्या किया, इस दल ने हमारे लिए क्या किया। क्योंकि आज का जो मतदाता है वो सिर्फ नारे से या सिर्फ उनको प्रलोभन से या अन्य किसी प्रलोभन से उनको बहला नहीं सकता। आज जनता जागरूक है, चाहे वो आर्थिक मुद्दा हो, चाहे सामाजिक मुद्दा हो, चाहे उनका स्थायित्व का हो, या उनको शिक्षा हो, विकास हो, स्वास्थ्य हो, ये सभी मुद्दे इस क्षेत्र के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं, और इन्हीं को आधार मानकर वो अपना चुनाव में अपना कीमती मत देता है। वीरेंद्र जी, क्योंकि कहा जाता है कि दल जो है वो कई बार असल मुद्दों से अलग जनता को ले जाने की कोशिश करते हैं, और मध्य प्रदेश में इसे आप कैसे देखते हैं, और क्या वाकई जो जनता चाहती है कि जिन मुद्दों पर जवाबदेह हो सरकारी या फिर दल, वो उसी मुद्दे पर चुनाव प्रचार कर रही हैं, या उससे इतर, उससे अलग कहीं किसी दूसरे रास्ते पर हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। हम जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो इसका जो भौगोलिक संरचना है वो अलग अलग एरिया की अलग अलग मांगे हो सकती हैं, अलग अलग मुद्दे हैं।
अब ज़रूरत मुझे ये लग रही है कि पर्टिकुलर एरिए का, मालवा, निमाड़ का, ग्वालियर चंबल का, बिंद महाकौशल का या मध्य भारत का, इनका भी एक अपना विजन पत्र पार्टियों को जारी करना चाहिए। होता क्या है कि सेंट्रल्स बैठ के वो अपना एक विजन पत्र बना देते हैं, उससे जो स्थानीय, बहुत ही स्थानीय मुद्दे हैं, हम श्योपुर में बात करें, सीप नदी का मुद्दा है, कूनो सेंचुरी का मुद्दा है, चंबल एक्सप्रेसवे का मुद्दा है, ग्वालियर की बात करें, स्वर्ण रेखा नदी का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा, ये कोई बात नहीं करता, जो कि सीधे तौर से एक मतदाता को प्रभावित करते हैं। उन पे क्यों बात नहीं होती भाई? उन पे बात होनी चाहिए। आप कब तक एक सेंट्रलाइज जो है किताब के जरिए वोट मांगते रहेंगे? आप जब विधायक चुन के ला रहे हैं, 230 से 29 विधायक चुन के ला रहे हैं, तो 230 प्रकार की मांगे होंगी, उन मांगों पर भी थोड़ा सा बात करना चाहिए, वो बात करने की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है कि जब भी चुनाव की बात आती है, जब चुनने की बात आती है, तो मतदाता कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखता है। तोमर जी, वाकई बहुत अहम बात है कि वीरेंद्र जी ने कही कि जब 230 विधानसभा की बात होती है और जो दल यहाँ पर, अगर मैं कहूँ, दो बड़े राष्ट्रीय दल चुनावी रण में आमने सामने हैं, उनके विजन पत्र को कहें या घोषणा पत्र को कहें, वचन पत्र को कहें, जो भी नाम उसको अलग अलग हों, लेकिन क्या उसमें वो मुद्दे रीजन के लिहाज से दिखते हैं? क्योंकि प्रदेश में भौगोलिक और आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी मैं कहूँ बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के इलाके हैं। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि जो विजन पत्र जो आए हैं उनमें स्थानीय मुद्दों को उतना स्थान नहीं मिलता है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में जो वोटर है वो स्थानीय मुद्दे उसके लिए काफ़ी महत्व रखते हैं। और इस बार भी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो जनता से बातचीत करते हैं, वोटर से बातचीत करते हैं, तो उसमें ये आ रहा है कि स्थानीय मुद्दों को महत्व दे रहा है, और जो वोट करेगा उसमें स्थानीय मुद्दे एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहेंगे, ऐसा मेरा विचार है। लेकिन पार्टियां स्थानीय मुद्दों के साथ लगती हैं, क्योंकि जब ये घोषणा पत्र देखें तो उसमें कमोबेश एक मोटे आकलन होते हैं कि रोजगार अगर नहीं है तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, किसानों का ऋण माफ़ किया जाएगा। इस तरह की बातों से अलग स्थानीय प्राथमिकता दिखती है। वहीं देखिए, पार्टियां जैसे सत्ता की पार्टी है वो स्थानीय मुद्दे इसलिए नहीं लाना चाहती है कि फिर परफॉर्मेंस की बात आएगी और एंटी इनकम्बेंसी फिर वहाँ आने लगती है, तो वो इसलिए इससे बचना चाहती है। जो दूसरी मुख्य बड़ी पार्टी है जो इस समय विपक्ष है, वो भी काफ़ी समय सत्ता में रही है, तो इसलिए उसको भी दिक्कत है, तो वो स्थानीय मुद्दों से इसलिए बचते हैं कि फिर जनता सवाल करेगी और फिर उन सवालों के जवाब देना होंगे। जो संतोषजनक जवाब अभी जो वर्तमान जो प्रत्याशी हैं उनके पास नहीं है, पार्टियों के पास नहीं है, तो वो बड़े सब्जबाग दिखाना और बड़े मुद्दों की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। कई बार ये प्रदेश के चुनाव हैं लेकिन उसमें राष्ट्रीय मुद्दों की बात होने लगती है, तो ये एक प्रकार से वोटर को भटकाने का प्रयास है। अखिलेश जी, जो मुद्दों की बात मैं कह रहा था, और हाँ बिल्कुल इसी में मैं चाह रहा था कि घोषणा पत्र या फिर जो भी इनके विजन डॉक्यूमेंट कहें, वचन पत्र कहें, वो यथार्थ हकीकत से कितने दूर या उसके कितने नज़दीक हैं, और मुद्दों से क्या वाकई राष्ट्रीय पार्टियां या दल हैं चुनावी रण में वो उसके पास खड़े दिखते हैं या दूर दिखते हैं? स्थानीय मुद्दे आते हैं, आपको बड़ा ताज्जुब होगा, आपने जब कांग्रेस का वचन पत्र पढ़ा होगा, उसमें एक मुद्दा ये भी था कि अगर हम लोग सरकार बनाते हैं तो जो शस्त्र लाइसेंस की फीस है बहुत कम कर देंगे। ग्वालियर चंबल संभाग 10 प्रभावित क्षेत्र रहा है, और यहाँ पर आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस के लिए बहुत आवेदन आते थे। मैं कलेक्टर रहा, कमिश्नर भी रहा। यहाँ विकास के से पहले प्राथमिकता लोग आत्मरक्षा, हथियारों में बंदूक दे दीजिए, ये दे दीजिए, इससे होता था। पिछली सरकार ने बेतहासा बढ़ा दी। पहले आत्मरक्षा के जो शस्त्र होते थे बड़ा नॉमिनल उनका लाइसेंस फी लगती थी, और वो एकदम से बढ़ा दिए। तो बड़े कहना चाहिए बड़ी होशियार सी बुद्धिमत्ता से ये पॉइंट उन्होंने पकड़ लिया स्थानीय मुद्दा कि अगर हम इसको कम कर देंगे, 10 साल का, अभी हर 2-3 साल में रिन्यूअल होता है, 10 साल में रिन्यूअल करेंगे, तो ऐसे लोग जो यहाँ प्रभुत्व रखते हैं हर क्षेत्र में, यहाँ पर अधिकांशतः वही लोग हैं जिनके पास हथियार है। गाँव में बहुत 8-8, 10-10, 20-20 हज़ार हथियार रखे हुए हैं। तो ये ऐसा मुद्दा है, मुझे लगता है कि अगर इसको वो जनता के बीच लाएंगे तो उनके समर्थक हैं, वो किसी भी दल के हों, इसको अच्छा मानेंगे कि एक स्थानीय मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने ध्यान दिया। और जैसा मुद्दा मेरे साथी तिवारी जी ने उठाया, यहाँ पर कूनों का मुद्दा था, जनता में नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बुद्धिजीवी वर्ग उनको लगता है गुजरात से यहाँ शेर आने थे, सिंह आने थे, लेकिन राजनीतिक लड़ाई की वजह से वो नहीं आ पाए। कई गांव में लोगों को बेघरबार किया गया, उनको विस्थापित किया। पूरा तैयार है वहाँ श्योपुर ज़िले में बहुत बड़ा क्षेत्र तैयार है, लेकिन सिंह आज तक नहीं आया। लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि जनता मतदाता को प्रभावित नहीं करता है, कुछ क्षेत्र में केवल प्रभावित करता है। ऐसे मुद्दे हैं,
यहाँ तो छात्र वर्ग को एक व्यापक मुद्दा प्रभावित करता है, गृहिणियों को महंगाई का मुद्दा प्रभावित करता है, वो सब जगह है, क्षेत्रीय मुद्दा नहीं, पूरी जगह। और क्या ये भी है तिवारी जी कि जो बड़े मुद्दे हैं जिनको उठाने की कोशिश होनी चाहिए थी, सत्ता पक्ष या विपक्ष, मैं कहूँ कि या दल, उसको लेकर न मुखर होते हैं, न आवाज़ बुलंद करते हैं, और न आंदोलन तो शायद बहुत दूर की बात होती है। बिल्कुल सही बात है। आप जो बात कर रहे हैं कि जो बड़े मुद्दे हैं जो सीधे तरीके से प्रभावित करते हैं, सीधे तरीके से कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए रहते हैं, उनकी बात इसलिए भी नहीं की जाती। जो सर ने भी बात कही कि फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है, अकाउंटेबिलिटी की बात आ जाती है। जब आप उसको बात करेंगे, अपने विज़न को वहाँ तक ले जाएंगे, तो फिर आपको जनता के पास 5 साल बाद जाना भी उसको लेके, तो बचते हैं कहीं ना कहीं उस चीज़ से कि बड़े मुद्दे जो रोज़गार का मुद्दा हुआ, उद्योगों का मुद्दा हुआ, इस पर बात नहीं की जाती है, या बात की जाती है तो वो फौरी तौर पर बात की जाती है। इन डेप्थ उनका क्या प्लान है उस पर ये कभी बात नहीं करते लोग। क्योंकि कुसुम जी, इस इलाके में 2 बड़ी दिक्कतें दिखती थीं और वक्त के साथ वो कितनी कम हुई या फिर उस पर कितना काम हुआ है। एक रोज़गार को लेकर बात होती थी, और दूसरा इस इलाके में उद्योग धंधों को लेकर कई सारी स्कीम्स आई, कंपनियां आई, उसके बाद फैक्ट्रियां बंद हो गई। इन दोनों मुद्दों को लेकर क्या विज़न है इस वक्त दलों के पास, और क्या वाकई जनता उस विज़न के साथ या इन मुद्दों से कहीं अपने आप को जोड़ पाती है, या उसके लिए भी ये मुद्दे बेमानी हैं, बेकार हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर पास में लगा हुआ एक बामौर औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ कुछ फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और कुछ बंद की भी कगार पर हैं। और इधर मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया लगता है हमारे भिंड ज़िले से, ग्वालियर ज़िले से। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही है, जो लोग जो गांव के आसपास का जो आंचलिक एरिया है, वहाँ का जो आदमी है, व्यक्ति है, बच्चा है, रोज़गार चाहता है, उसके पास ना तो उतनी पढ़ाई है, उतनी एजुकेशन नहीं है, और ना ही उतने काम करने की दक्षता है जो इन फैक्ट्रियों में लगती है। तो इसीलिए यहाँ का जो व्यक्ति है या रोज़गार पाने वाला जो युवक है, वो दूसरी जगह जाता है, क्योंकि यहाँ उतने उनको संसाधन ही नहीं उपलब्ध कराए गए हैं, ना तो उनको ज़्यादा कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए गए हैं, या ऐसी तकनीकी शिक्षा दी गई हैं जिनमें वो अपना दक्ष हो सके तकनीकी रूप से। तो उतना दक्ष नहीं है जितना इनमें माना जाता है। वो काम करता है, उसके पास स्किल नहीं है, कुछ दिनों बाद बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये उसके अंदर असंतुष्टता पैदा होती है, और वो मारा फैक्ट्रियों के आगे लाइन में खड़े रहते हैं युवक, फिर पलायन करने के लिए बाध्य होते हैं। तो एक बेरोजगारी का जो एक माहौल है यहाँ, वो तो है आसपास के इलाके में। उसको इन दलों को देखना चाहिए, ऐसे सुविधाएं दी जाना चाहिए, और जो औद्योगिक घराने हैं उनसे बातचीत करना चाहिए। उन उद्योगों को स्थापित करने में क्या मुश्किलें हैं, या इसमें क्यों सक्सेस नहीं हो पा रहे, इस रीजन में क्या परेशानियां हैं, उनसे मिलकर उनकी व्यवस्था जमाना चाहिए। तभी रोजगार के सही अवसर यहाँ पर आ सकते हैं, और बेरोजगारी जो एक बड़ी समस्या है, उससे निजात पाया जा सकता है। हाँ तोमर जी, क्योंकि लगातार 3 बार से यहाँ पर बीजेपी का शासन है, अगर इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं कहूँ, क्योंकि अगर कोई एक पार्टी बार बार सत्ता में आती है तो उसके 2 ही बड़े कारण दिखते हैं, या तो काम बहुत अच्छे से हो रहा है, जनता की उम्मीदें पहले बहुत, यानी हालात थे बहुत बद थे, ख़राब थे, और उसमें बदलाव हो रहा है। इन 3 बरस के बाद, यानी कि 3 बार सत्ता में आने के बाद, आखिर क्या बीजेपी के पास या सत्ताधारी दल के पास ऐसी स्कीम या योजनाएं दिखती हैं जिसके चलते जनता का लगाव बना हुआ है, या इस बार वो बदल सकता है? देखिए, भाजपा ने एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क निर्माण वगैरह पे यहाँ काफ़ी काम हुआ है, बिजली पे अच्छा काम हुआ है। बिजली को लेके पहले दिक्कत थी, नहीं मिलती थी। पानी को लेके भी पर्याप्त काम हुआ है, यद्यपि काफ़ी गुंजाइश है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के इन क्षेत्रों में काम हुआ है, लेकिन काफ़ी क्षेत्र अछूते भी रह गए हैं। जैसे आपने बेरोज़गारी का एक प्रश्न उठाया, तो इस अंचल में ये गंभीर प्रश्न है, इस पे काम नहीं हो पाया है। और यहाँ के युवा बाहर माइग्रेट करके जाते हैं, गुजरात जाते हैं, वहाँ उन्हें जाना होता है। तो काम तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसीलिए रिपीट भी हुई बीजेपी की जो सरकार थी। लेकिन अब 3 बार सत्ता में रहने के बाद अब प्रश्न ज़्यादा होंगे। जनता अब उनसे ज़्यादा उम्मीद कर रही थी, तो क्या उतनी उन उम्मीदों पे खरे उतरी है, ये इसका आकलन अब जनता करेगी। अखिलेश जी, क्योंकि सत्ताधारी दल है तो पहले चर्चा ज़रूरी है कि
ऐसा क्या बीजेपी ने किया कि रिपीट होती रही? काम के लिहाज से मध्य प्रदेश ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, हालात ज़्यादा खराब थे, और इस बार जो एक बार फिर से सब जनता के सामने है, 15 वर्ष के बाद जनता अब क्या चाहती है? मैं इसके बारे में बताऊं, उससे पहले एक बेरोजगारी का मुद्दा था, बताऊँ। स्थानीय मुद्दा है, यहाँ जेसी मिल होती थी, करीब 90 साल पहले बिरला जी ने एक मिल डाली थी और काफ़ी लोगों को उससे रोज़गार मिला हुआ था। वो धीरे धीरे बंद हो गई। उसकी वजह से जो हमारा ग्वालियर उपनगर है उसकी रौनक ख़त्म हो गई। करीब 10,000 मजदूर घर बैठ गए। उसकी वजह से एक लाख लोगों को प्रभाव, उनके परिवार पर प्रभाव पड़ा। उसके लिए हर दल ने कहा कि हम आएंगे तो उसको रिवाइव करेंगे, कुछ लाएंगे, नहीं आया। बहुत बेरोजगारी की स्थिति, बड़ी गरीबी की स्थिति आ गई है। हम लोग भामौर में भी ये स्थिति है, भामौर मालनपुर में उद्योग आए, माधवराव सिंधिया जी के समय बहुत उद्योग आए थे, वो स्वर्णिम काल था यहाँ का, लेकिन वो धीरे धीरे बंद होते गए, कोई नया उद्योग नहीं आया। और जहाँ अब तक आपने कहा भारतीय जनता पार्टी 3 बार कैसे आई, तो मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में नेगेटिव वेव चलती है। यहाँ उस समय दिग्विजय सिंह जी का शासन था और इस तरह प्रचार, उनको बंटाधार से कहा गया, ऐसा प्रचार हुआ लोगों को, तो उनको हारना पड़ा। पिछली बार भी यही हुआ। यहाँ पहली बार तो ऐसे आई है, इसके बाद उन्होंने कुछ काम किए और लोगों ने मौका दिया कि दिया जाए, टाइम नहीं मिला। पहले उमा भारती जी रही, वो चली गई, इसके बाद शिवराज सिंह जी आए, उनको और मौका दिया। और काम के साथ साथ आजकल चुनाव मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी चीज़ है। उस मामले में मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे रही है और अभी भी आगे चल रही है। चुनाव मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा, काम के साथ साथ चुनाव मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कारण है 3 बार आने का। तिवारी जी, लेकिन मुश्किल क्या है इस वक्त बीजेपी के सामने? 3 बार सत्ता में रहने के सत्ता विरोधी लहर या उम्मीदों का जो मैं कहूं कि दरिया है वो इस बार बहुत बड़ा है जनता का, उसको पूरा कर पाना, चुनौती किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, मुझे लग रहा है 15 साल का जो मौका, एक मैं आपको बताना चाहूँगा, कांग्रेस ने एक अच्छा मतलब एक ऐड निकाला है कि आप जनता से आइडिया मांग रहे हैं। बोला आप जब 15 साल बाद भी आइडिया मांगने की स्थिति में, तो 15 साल आपने क्या किया? तो ये उनका मतलब व्यू है। लेकिन मुझे लग रहा है काम हुआ है, इसलिए चूँकि काम हुआ है अब जनता का रेस बढ़ गया है। अब आपको जो काम आपने कर चुके हैं, आप बार बार लाडली लक्ष्मी नहीं गिना सकते, आप बार बार सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात नहीं कर सकते, आप बार बार जो छोटे मुद्दे हैं उन पर बात नहीं कर सकते, आपको बड़े मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी। जैसे बार बार यहाँ के रोजगार की बात उठ रही है, तो आपको एक्चुअल में एक डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा कि आप रोजगार के लिए क्या करेंगे। रोजगार लाएंगे, इससे काम नहीं चलने वाला। मोटे नहीं चलेंगे। बिल्कुल, आप बताइए, बिल्कुल आप क्या बजट में प्रावधान करने वाले हैं, उसके लिए कहाँ आपका क्या इंडस्ट्री डालने का आपका प्लान है, उसके आपको पूरा मतलब एक श्वेत पत्र टाइप का लाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। नहीं तो अभी तो अब रेज़र समय बड़ा हुआ है। कुसुम जी, क्योंकि जब 3 बार कोई पार्टी सत्ता में आती है तो फिर सवाल विरोधियों पर भी खड़े होते हैं, और कांग्रेस यहाँ पर मुख्य दल रहा। क्या नेतृत्व, संगठन या सरकार के खिलाफ सड़कों पर न उतर पाना, मुद्दों को जनता को न समझा पाना, कमजोरी क्या रही कांग्रेस की? और इस बार क्या वो कमजोरी दूर होती दिख रही है या कमोवेश बरकरार दिखती है? देखिए, निश्चित रूप से 15 साल से अगर कोई दल सत्ता में नहीं है तो जनता से उसकी बहुत बड़ी दूरी बन जाती है। ये तय है कि सत्ताधारी दल के पास साधन है, संसाधन है, नीतियां हैं जिनसे जनता से वो जुड़ती है, और उसके 15 साल का कार्यकाल भी होता है। तो विपक्ष के पास एक ही चीज़ होती है, जो वो ये है कि सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध कर पाना, या जो नीति जनता के पक्ष में नहीं है ज़्यादा या लाभ नहीं है, उसको जनता में प्रचार प्रसार करना और जनता को जागरूक करना कि ये नीति तुम्हारे इसने भले तक नहीं है जितना सरकार या सत्ताधारी दल बताना चाहता है। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी, मेरा ये स्वयं का आकलन है कि सबसे बड़ी बात यही है कि इन 15 सालों में उसने, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विपक्षी दल की भूमिका निभाई है स्पष्ट तौर पर जनता को जागरूक करने के लिए। और अगर हम अगर हम केंद्र की भी बात करें तो मुझे हम पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी एक संस्मरण याद आ रहा है कि वो जब विपक्ष में नेता थे तो भारत पाकिस्तान से जब उस समय ये बात चली तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का साथ दिया, और विपक्ष के व्यक्ति रहते हुए भी, विपक्षी दल के नेता रहते हुए भी। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि राष्ट्र के मुद्दों पर या दूसरे देशों में जहाँ हमारी
छाप बनती है भारतीय सिद्धांतों से, भारतीय नीतियों से, भारत की संस्कृति से या अन्य ऐसी सिद्धांतों से, तो उन पर एकमत होना चाहिए हमको। लेकिन हम ये देखते हैं कि विपक्षी दल आज सत्ता में भी हम देखते हैं आपके जैसे और अन्य माध्यमों के, दूरदर्शन के अन्य माध्यमों के द्वारा कि किस तरह से संसद में जो हित की बातें हैं उन पे भी आपस में असंसदीय व्यवहार हमको देखने को मिलता है। तो विपक्ष का जो विपक्षी दल है, विपक्ष या कांग्रेस जो विपक्षी दल है, उसको ये बहुत पहले से जनता के साथ होना चाहिए। सरकार की जो नीति उनको लगता है कि उनके सरकार जनता के लिए नहीं है, उनको आना चाहिए। विपक्ष की सही भूमिका जो होती है जागरूक करने की, जनता की नीतियों को बताने की, सरकार की नीतियों की आलोचना करने की, वो कार्य उन्होंने नहीं किया। तो आप मेरे मन से यही है। विपक्ष ने उस तरीके से काम नहीं किया। तो क्या तोमर साहब, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास यूँ तो केंद्र के नज़रिए से देखें कई चेहरे दिखते हैं, लेकिन जब राज्य में लीड करने की बात है, आंदोलन खड़ा करने की बात है, सत्ता के खिलाफ आपको जनता को जागरूक करने की बात है, उसको लीड कौन करेगा, इसको लेकर संशय है, दुविधा रही है, जिसका फायदा सत्ताधारी दल ने उठाया है। कोई एक लीडर नहीं दिखता है। जी बिल्कुल, ये बात सही है। कांग्रेस इतने लंबे समय विपक्ष में रही, उसके बावजूद उनके यहाँ फ्रैक्शंस हैं, आपस में जो बड़े लीडर्स हैं उनमें समन्वय उतना नहीं है जितना होना चाहिए था, कम से कम विपक्ष में होने के नाते। और इसीलिए हमने देखा कि इतने लंबे समय में विपक्ष में रहते हुए बड़े आंदोलन नहीं हुए। पिछले दिनों जरूर किसानों का आंदोलन हुआ था, वो एक बड़ा आंदोलन था, अन्यथा देखें तो बड़े आंदोलन नहीं हुए। कुछ सक्रिय नेता स्थानीय स्तर पर आंदोलन करते रहते हैं, पर प्रदेश स्तर पर जैसे आंदोलन कांग्रेस कर सकती थी या करना चाहिए था विपक्ष में होने के नाते, वो उन्होंने नहीं किया और इसका उन्हें नुकसान भी होगा। 15 साल में विपक्ष की भूमिका में दिखा है, और जो एक आरोप लगता है कि किसी एक चेहरे को लीडर के तौर पर न उभार पाना, ये कांग्रेस की बड़ी दुविधा या कमजोरी है, जिसका नुकसान भी उठा सकती है कांग्रेस। देखिए, मेरा मानना है कि भाजपा को एक अच्छे सत्तारूढ़ दल का अनुभव नहीं है और कांग्रेस को अच्छे विपक्षी दल का अनुभव नहीं है। दोनों लोग फेल हैं। भाजपा जब विपक्ष में रहता है बहुत अच्छा कार्य करता है, सत्ता में उतना अच्छे कार्य नहीं करती है। कांग्रेस जब सत्ता में रहती काम अच्छा करती है, बदनामी जरूर हुई है, लेकिन विपक्ष में बिल्कुल काम नहीं कर पाती है। तो मुद्दे उठाना, आपने नेतृत्व की बात कही, ये एक सच्चाई है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बटी हुई है, छत्रपों का असर है। जो जहाँ छत्रप है सब उसी की सेवा में रहते हैं, उनको लगता है कि हमारा छत्रप ही मुझे टिकट दिला सकता है। भाजपा में वहाँ भी छत्रप है, लेकिन अभी स्थिति नहीं है। भाजपा के छत्रप उतने मजबूत नहीं हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के खास तौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आगे झुकें। तो कांग्रेस में निर्बलता है। अभी हाईकमांड इतना सबल नहीं है कि छत्रपों को कंट्रोल कर सके। इंदिरा जी आई थी तब इतना हाईकमांड इतना सबल था कि छत्रपों को कंट्रोल किया हुआ था। तो एक कांग्रेस की दुर्गति का कारण ये भी है कि छत्रप बहुत प्रभावशाली है और आम कार्यकर्ता की जो निष्ठा है उस छत्रप के साथ है, केंद्रीय नेतृत्व पार्टी के साथ नहीं। कुसुम जी, वाकई सर जो कह रहे हैं बहुत अहम है कि राजनीति में कार्यकर्ता अहम ज़रूर है, लेकिन जब वो जवाबदेह छत्रप के साथ हो जाए और केंद्रीय पार्टी या नेतृत्व के साथ ना हो, तो फिर कांग्रेस के लिए फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है, और वही मध्य प्रदेश में दिखता है। निश्चित रूप से ये सही है, सर ने बिल्कुल सही कहा, जरिया सर ने, कि कांग्रेस का जो यहाँ का हम परिदृश्य देख रहे हैं मध्य प्रदेश का, कि आपके अखबार के माध्यम से और अन्य इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से हमको ये जानकारी मिल रही है और जागरूक मतदाता भी ये जानता है कि कांग्रेस का क्षेत्र का, जो सर ने बताया कि जो क्षेत्रीय नेता हैं उनका ही दबदबा या वर्चस्व, या वही लोग उस जगह प्रभावी हैं। और मुझे तो ये लगता है इनके आपसी कलह और गुटबाजी की वजह से कि हर क्षेत्र का व्यक्ति वो चाह रहा है कि दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति को किस तरह से, भले ही वो उनके चुनावी चिन्ह एक है, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं अंतर से मनभेद अभी भी बने हुए हैं। और इस रण में ऐसा लग रहा है कि जैसे टिकट के बंटवारे को भी देखकर पेपर से या अखबारों से ये खबर मिली कि ये गुट यहाँ हावी रहा, दूसरा यहाँ हावी रहा। मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहूँगी, लेकिन उस आधार पर यह तय है कि आपसी कलह किसी भी पार्टी को, मनभेद सभी जगह होते हैं,
लेकिन यहाँ पर कोई एक सर्वमान्य नेता ना होना, कोई एक प्रभावी नेता की बात ना मानना, ये हमें इस कांग्रेस में दिखाई देता है। तिवारी जी, एक आखिरी कमेंट मैं चाहूँगा आपका कि हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में कहा यही जा रहा है कि दो बड़े दलों के बीच में लड़ाई है, लेकिन इस राज्य में बीएसपी या फिर इस तरह के जो दल हैं उनका रोल किस तरीके से देखता है, और अलग अलग अगर संभाग या रीजन की बात करें तो क्या वो भी खेल बिगाड़ने की ताकत रखते हैं? निश्चित तौर पे हम जब ग्वालियर चंबल की बात करते हैं तो आप बीएसपी को नहीं नकार सकते। पिछले चुनाव यहाँ पे एक उदाहरण है, पिछले चुनाव में बीएसपी ने कई सारी सीटें कांग्रेस को हरा दी थी, बहुत छोटे छोटे अंतर से हरा दी थी। दिमनी अंबा बीएसपी ने जीत ली थी। आप छतरपुर साइड चले जाएं तो वहाँ सपा का प्रभाव आपको दिखेगा। निश्चित तौर पर इस जगह हम बात करें, बहुत छोटे छोटे अंतर से जीत हार हो रही हैं और उसमें बीएसपी का अहम रोल हो रहा है। आप ना भाजपा ना कांग्रेस बीएसपी को यहाँ पे नकार नहीं रही, उसकी जो मौजूदगी को नहीं नकार रही है यहाँ पे बीएसपी निश्चित रूप से यहाँ पे। अखिलेश सर, छोटे दल कितनी बड़ी भूमिका में इस बार के चुनाव में? मैं मानता हूँ कि 1-2 माह पहले कांग्रेस के पक्ष में जो वातावरण दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कांग्रेस सरकार बना लेगी, लेकिन विपक्ष में तालमेल ना होने की वजह से अब संभावनाएं उतनी अच्छी नहीं है। जैसा तिवारी जी ने बताया, बसपा काफ़ी प्रभावशाली है। उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जो इलाका है, चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, सागर संभाग और रीवा संभाग के जो जिले हैं, वहाँ पर बसपा काफ़ी ताकत रखती है। मुरैना में बहुत अच्छी ताकत रखती है। कुछ जगह वो जीतने की स्थिति में है। अगर नहीं जीत पाएगी तो वो जो वोट काटेगी वो कांग्रेस के वोट काटेगी। इस समय जो एक माहौल भाजपा के विरोध बन रहा था वो कमज़ोर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि चुनाव में, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में एक पक्षी निर्णय हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और ये समझाने के लिए कि असल में मध्य प्रदेश की राजनीति में ग्वालियर की अहमियत क्या है, और ग्वालियर चंबल जब संभाग की बात करते हैं यहाँ पर राजनीतिक सियासत किस तरीके की है, कौन से दल किसके टक्कर में है और कौन किसका खेल बना या बिगाड़ सकता है। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में ग्वालियर से आज बस इतना ही। नमस्कार।